मित्रों, अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारा बीएफएम का केस स्टडी का जो सीरीज चल रहा है उसका ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप जाके उसको देखिए। उसमें हम लोगों ने 6 केस स्टडी को, इंपॉर्टेंट केस स्टडी को डिस्कस किया है। मैंने अप्रोच समझाया आपको कि कैसे आप केस स्टडी को आप लोग अप्रोच करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वो पसंद भी आई होंगी। और चलिए उसी सीरीज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों के सामने 6 से 7 केस स्टडी डिस्कस करूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण केस स्टडी है हमारे बीएफएम के मॉड्यूल बी से। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी तरह के केस स्टडी हमारे एग्जामिनेशन में, रियल लाइफ एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले केस स्टडी से, जो कि बेस्ड है हमारा रिस्क वेट एसेट को कैलकुलेट कैसे किया जाए उस पर बेस्ड है। इससे पहले कि मैं आपको केस स्टडी में लेकर चलूँ, मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे सामने देख सकते हैं कि ये दो कॉलम है। जो पहला कॉलम है वो रेटिंग का है और जो दूसरा कॉलम है वो रिस्क वेट का है। तो दोस्तों, रेटिंग हमारा ट्रिपल ए होगा, डबल ए होगा, ए होगा, ट्रिपल बी होगा या ट्रिपल बी से भी कम होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्क वेट असाइन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज हैं तो 20%, डबल ए है 30%, सिंगल ए है 50%, ट्रिपल बी है 100% और ट्रिपल बी से कम है तो 150%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा रेटिंग हमारा कंपनीज का घट रहा है, वैसे वैसे उसमें रिस्क वेट ज़्यादा हमको असाइन करना पड़ रहा है। और ये लॉजिकल भी तो है, जैसे जैसे कंपनीज का रेटिंग घटेगी तो उसके लिए आपको रिस्क वेट तो ज़्यादा असाइन करना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जिसका 100 करोड़ से भी कम कैपिटल है और वो अनरेटेड है, उसका कोई रेटिंग ही नहीं है, तो उसमें 100% का हमें रिस्क वेट असाइन करना है। और यदि अनरेटेड कंपनी है 100 करोड़ एंड एबव अकाउंट का, तो और उसका रिस्क वेट हमारा 150% का होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यदि कैपिटल अमाउंट ज़्यादा होगा तो रिस्क वेट भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि और अनरेटेड कंपनीज है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क वेट है, जैसे कि मान लीजिए कि अदर बैंक के साथ जो हमारा बैलेंस है उसका 20% होता है रिस्क वेट। सिक्योर्ड स्टाफ लोन के केस में 20% होता है, अदर स्टाफ लोन के केस में 75% होता है। पीएसयू को लोन दिया जाए तो 100% होता है। ईसीजीसी के द्वारा लोन गारंटीड किया जाता है तो 20% होता है। एजुकेशन लोन, रिटेल लोन, उस केस में हमारा 75% होता है। ठीक है। अब देखिए, अनरेटेड लेस देन 100 करोड़ है तो 100%, अनरेटेड विथ रुपीज 100 करोड़ एंड एबव है तो 150%। अब दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ, ये हमारा रियल केस स्टडी है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो हमारी परसेंटेज दी गई थी उसको कैसे हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। देखिए, हमारे सामने कुछ एक प्रॉब्लम है जिसमें टर्म लोन का अमाउंट 200 करोड़ दे रखा है और उसका रेटिंग दे रखा है ए। कॉर्पोरेट लोन का अमाउंट 100 करोड़ दे रखा है, उसका रेटिंग दे रखा है डबल ए। वर्किंग कैपिटल लोन का अमाउंट 400 करोड़ दे रखा है और उसका रेटिंग दे रखा है डबल ए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि टर्म लोन जो ए है उसका रिस्क वेट एसेट हमें बताना है। अब दोस्तों, रिस्क वेट एसेट कैसे पता करेंगे? तो रिस्क वेट एसेट को पता लगाने के लिए हमें रिस्क वेट का परसेंटेज पता होना चाहिए। जैसा कि टर्म लोन की बात हो रही है यहाँ पे, और टर्म लोन का रेटिंग जो है हमारा ए है, तो आप जरा इस चार्ट को देखिए। ए रेटिंग के लिए हम लोग रिस्क वेट कितना असाइन करते हैं, तो वो है 50%। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे कि इस 200 करोड़ का 50% निकालेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ क्या है, हमारा रिस्क वेट एसेट है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो टर्म लोन के लिए, जिसका रेटिंग है हमारा ए। अब जरा बात करते हैं कॉर्पोरेट लोन के लिए। तो कॉर्पोरेट लोन का अमाउंट कितना है, हमारा 100 करोड़ का है। कॉर्पोरेट लोन का रेटिंग क्या है, हमारा डबल ए है। डबल ए का जो रिस्क वेट होता है वो कितना होता है, 30% होता है। तो सिंपल सी बात है, 100 करोड़ का आप 30% निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ क्या मिल गया हमें? ये 30 करोड़ हमें मिल गया रिस्क वेट एसेट। किस चीज़ का? तो कॉर्पोरेट लोन का, जो कि डबल ए रेटेड है। अब बात करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन। तो वर्किंग कैपिटल लोन का अमाउंट कितना है, 400 करोड़ है। वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो भी डबल ए रेटेड है, और डबल ए रेटेड में हम लोगों ने देख लिया है कि उसमें जो हमारा रिस्क वेट असाइन होता है वो 30% होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 400 का आप 30% यदि निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 120 करोड़। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यदि हम लोग इंडिविजुअली हर एक रिस्क वेट एसेट को ऐड अप सम अप करें, तो पहले केस में हमें मिला था 100 करोड़, दूसरे केस में हमें मिला 30 करोड़ और तीसरे केस में हमें मिला 120 करोड़। यदि हम सम अप करें इंडिविजुअल रिस्क वेट एसेट को, तो टोटल रिस्क वेट एसेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें कितना, 250 करोड़। तो दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको टोटल रिस्क वेट एसेट को बताना है, लेकिन टोटल निकालने के लिए तो इंडिविजुअल पहले आप निकालेंगे ना, और इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो ये था हमारा पहला केस स्टडी, जिसमें मैंने फंड बेस्ड लिमिट का रिस्क वेट कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब आइए नेक्स्ट केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि जो हमारा एक्सपोजर होता है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है फंड बेस्ड और एक होता है नॉन फंड बेस्ड। इसको मैंने अपने बीएफएम के मॉड्यूल बी का जो लेक्चर है उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस किया था दोस्तों।
अब फंड बेस्ड के केस में रिस्क वेट हमें डायरेक्टली दिया रहता है, लेकिन दोस्तों जो हमारा नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर होता है उस केस में हमें CCF का यूज करना पड़ता है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का यूज करना पड़ता है। यदि आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि CCF है क्या, तो आप लोग क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए एक बार। मैंने डिटेल डिस्कशन किया है दोस्तों, मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है कि CCF का मीनिंग क्या है, CCF को यूज कैसे करते हैं, वो सब डिटेल में मैंने समझाया है। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि वो वीडियो ही कुल मिलाकर 20 मिनट का है, तो हमारा टाइम का कंस्टेंट है, तो एक बार आप जरूर जाके उसे देखिए एक बार। आइए दोस्तों हम लोग जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस केस में हम लोग ये सीखेंगे कि यदि हमारा नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है तो हम लोग उस केस में रिस्क वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हमें कैश क्रेडिट का जो सैंक्शन लिमिट है वो 100 लाख का है, और जो ड्रॉन पोर्शन है वो है 60 लाख का, और जो अनड्रॉन पोर्शन है वो 40 लाख का। सिंपल सी बात है, जो हमारा कैश क्रेडिट का लिमिट है वो 100 लाख का है, उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 60 लाख को ड्रॉ कर लिया, लेकिन 40 लाख को अभी बचा हुआ है, वो अनड्रॉ किया हुआ है। उसी तरह यदि टर्म लोन है तो टर्म लोन का सैंक्शन लिमिट है 700 लाख का, जिसे 3 स्टेज में ड्रॉ किया जाएगा, और इसका ड्रॉ शेड्यूल भी दिया हुआ है 3 इयर्स। तो देखिए पहला स्टेज में क्या होगा 150 करोड़, दूसरे स्टेज में क्या होगा 200 करोड़, और तीसरे स्टेज में क्या होगा 350 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बोरोवर है, जो लोन को ले रहा है, ठीक है, उसे बोरोवर कहते हैं, उसको बैंक का अप्रूवल चाहिए कि जो किस चीज़ के लिए, स्टेज 2 और स्टेज 3 में जो पैसा निकालेगा उसके लिए बैंक का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या किया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया, और दोस्तों वो ऑलरेडी 50 करोड़ स्टेज 1 के अंदर ड्रॉ कर चुका है। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम कितना लिमिट था, 150 करोड़ का लिमिट था। अब देखिए सबसे पहले आपसे कैपिटल चार्ज निकालने पूछा जाता है, तो कैपिटल चार्ज किस पे निकालेंगे आप, तो कैपिटल चार्ज अनड्रॉन लिमिट पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों उसका एक फॉर्मूला है, यही है हमारा, ये कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो जो हमारा अनड्रॉन CC लिमिट होता है उस पर 20% कैपिटल चार्ज लेते हैं। जो हमारा अनड्रॉन टर्म लोन लिमिट होता है जिसको 1 साल के अंदर ड्रॉ करना है उस पर 20% कैपिटल चार्ज लेंगे, और जो अनड्रॉन टर्म लिमिट है जिसको 1 साल के बाद भी हमें ड्रॉ करना है 50% हम लोग कैपिटल चार्ज को लेते हैं। अब आइए दोस्तों क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का रोल को देखते हैं। तो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके हम क्या करेंगे कि जो एक्सपोजर को हम लोगों ने अभी तक अनअवेल है, मतलब जिसको हम लोगों ने अभी तक अवेल नहीं किया है, ठीक है, उसको कैश क्रेडिट एक्सपोजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो समझिए बात को, अनअवेल्ड एक्सपोजर को कैश क्रेडिट एक्सपोजर में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है उस चीज़ के लिए हम लोग CCF यानी क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। आपके पास अनअवेल्ड एक्सपोजर है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, कैश क्रेडिट एक्सपोजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप लोग CCF को यूज करेंगे। चलिए दोस्तों आइए यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि जो हमारा CC लिमिट है उस पर अनड्रॉन लिमिट का कितना % लेना है, तो 20% लेना है। अब दोस्तों आप ये बताइए कि जो हमारा CC लिमिट है उसका अनड्रॉन पार्ट है कितना, तो साफ साफ लिखा हुआ है 40 लाख हमारा अनड्रॉन पार्ट है, तो इसी 40 लाख का तो 20% आप लेंगे, तो 40 लाख का 20% कितना होगा, वो होगा हमारा 8 लाख। दोस्तों यही है हमारा रिस्क वेट, समझ रहे बात को। ये जो 20% मैंने लिखा है वो बेसिकली हमारा रिस्क वेट ही तो है। ठीक है, 20% रिस्क वेट है। ठीक है, तो रिस्क वेट एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा अनड्रॉन पोर्शन है उसका हम लोग 20% निकाल लेंगे, तो हमारा 8 लाख आ जाएगा आंसर। अब दोस्तों सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। ऑन द टर्म लोन फॉर एप्लीकेशन ऑफ CCF द अनड्रॉन पोर्शन विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर फर्स्ट स्टेज ओनली। ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग टर्म लोन के केस का यदि डिस्कस करें, 2 केस था, एक था हमारा कैश क्रेडिट वाला और एक था हमारा टर्म लोन वाला। तो टर्म लोन वाले केस में क्या होगा, यदि हमें CCF को अप्लाई करना है तो अनड्रॉन पोर्शन किसका लेंगे, तो हम देख सकते हैं हमारे सामने 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज है उसी को हमें केवल कंसिडर करना है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेकेंड और थर्ड स्टेज है उसका ड्रॉन पोर्शन वो कैसे मिलता है दोस्तों, वो बैंक से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये मैंने समझाया भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वो उसका जो ड्रॉन पोर्शन है वो बैंक के परमिशन से ही मिलता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब बताइए जो टर्म लोन का स्टेज 1 का अनड्रॉन पोर्शन है कितना, आप पहले टोटल लिमिट बता दीजिए कितना है। तो टोटल लिमिट है हमारा 150 करोड़ फर्स्ट स्टेज में। अब ड्रॉ कितना किया गया, तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है कि 50 करोड़ उसने ड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना, 100 लाख बचा।
ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लाख में है, गलती से यहाँ पे लास्ट में मैंने करोड़ लिख दिया है, वो 100 लाख है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारा अनड्रॉन पोर्शन है स्टेज 1 का टर्म लोन का, वो है हमारा, वो कैसे निकाला हम लोगों ने, वो हम लोगों ने निकाला 150 माइनस 50 यानी कि 100 लाख। अब दोस्तों रिस्क वेट कितना असाइन करते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है, 20% असाइन करते हैं, तो रिस्क वेट हमारा 20% है, तो आप क्या करेंगे, इस 100 का 20% निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 करोड़। तो दोस्तों जो हमारा रिस्क वेट एसेट है वो हमारा कितना निकल गया, 20% निकल गया। तो अनड्रॉन टर्म ईयर, अच्छा अब अभी मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए इसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो तो उस केस में CCF का फॉर्मूला क्या होता है, 50% होता है, RWM हमारा 50% होता है, ठीक है। उसके अलावा तो ये हमारा 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमसे टर्म लोन के केस में रिस्क वेट एसेट निकालना था और कैश क्रेडिट केस में रिस्क वेट एसेट निकालना था। क्योंकि ये टर्म लोन और कैश क्रेडिट जो है हमारा, वो हमारा आ जाता है नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर के केस में, इसके लिए हमारा जो मेथड है वो ऐसा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ और डाटा लेकर आया हूँ। ऑफ बैलेंस शीट आइटम के केस में CCF कितना होता है, जैसे फाइनेंशियल गारंटीज है तो हमारा 100 करोड़ 100 CCF होगा, जैसा कि हमारा परफॉर्मेंस गारंटी है तो 50 होगा, LC है तो 20 होगा, और अनकंडीशनल टेकआउट फाइनेंस है तो 100% होगा, कंडीशनल टेकआउट फाइनेंस है तो 50% होगा। अब दोस्तों हम लोग एक नेक्स्ट केस स्टडी को डिस्कस करते हैं जो कि हेयर कट पे बेस्ड है। देखिए हेयर कट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो काउंटर पार्टी पे डिपेंड करता है, काउंटर पार्टी की रेटिंग पे निर्भर करता है, और जो ट्रांजेक्शन है उसकी मैच्योरिटी पे निर्भर करता है। देखिए जो कैश का जो हेयर कट होता है वो 0 होता है, गोल्ड का जो हेयर कट है वो 15% है, KVP यानी किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का और LIC का जो हेयर कट है वो 0 होता है, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट करेंसी रिस्क और कोलेट्रल के लिए है वो है हमारा 8%। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, जैसा कि मान लीजिए एक लोन है 40 करोड़ का 4 साल के लिए, कोलेट्रल आपने 40 करोड़ का लिया, A रेटेड PSU का बॉन्ड है, कोलेट्रल किस रूप में है समझिए, कोलेट्रल 40 करोड़ का ही है, A रेटेड PSU का बॉन्ड है जिसका रेसिडुअल मैच्योरिटी है 3 साल का। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था इस केस में जो PSU बॉन्ड जो होता है उस केस में जो हेयर कट एप्लीकेबल होता है वो होता है हमारा 6%, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब आप देखिए, अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हेयर कट के कंसेप्ट को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हेयर कट का एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, असली में कोलेट्रल है कितना 40 करोड़, लेकिन 40 करोड़ हम लोग लेंगे नहीं दोस्तों, 40 करोड़ में से हम क्या करेंगे, 40 करोड़ का 6% निकालेंगे, क्योंकि 6% हमें हेयर कट करना है। तो 40 करोड़ का 6% कितना मिलेगा बताइए, 40 का 6% आपको मिलेगा 2.40। तो ये जो 2.40 है इसको हम लोग 40 करोड़ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो 40 माइनस 2.40 हमें कितना मिलेगा, 37.60 करोड़ मिलेगा, और ये जो 37.60 करोड़ है वही हमारा हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू है। अब कोलेट्रल का वैल्यू 40 करोड़ नहीं रहा, अब वो घटकर हो चुका है 37.60। हेयर कट का यही तो काम होता है कि ये आपका जो कोलेट्रल जो वैल्यू था उसको एडजस्ट कर देता है ये, ठीक है, समझिए बात को। तो ये था हमारा। अब मान लीजिए कि मैच्योरिटी मिसमैच हो रहा है, तो उस केस में जो हेयर कट का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने हेयर कट के वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है फॉर्मूले को, अभी मैं उस फॉर्मूले में नहीं जा रहा हूँ। तो 37.60 टाइम्स, इसमें देखिए T-1 अपॉन T-T2 ऐसे करके एक फॉर्मूला था, मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया है कि T2 क्या होता है, T1 क्या होता है, T क्या होता है, सब कुछ मैंने क्लियर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो का। चलिए तो उस प्रकार से जो आप इसको वैल्यू निकालिएगा हेयर कट का तो मिल जाएगा 27.53 करोड़, ठीक है। तो जो एक्सपोजर का वैल्यू रह गया वो कितना रह गया, पहले था 40 करोड़, अब घट के हो गया 12.43 करोड़। तो ये एग्जांपल आपका समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लोन है 100 करोड़ का, रेजिडुअल मैच्योरिटी है 3 साल का, कोलेट्रल सिक्योरिटी जो RBI रिलीफ बॉन्ड दे रही है वो 20 करोड़ का है, और वो एक और डबल रेटेड बॉन्ड है 30 करोड़ का, इसका रेजिडुअल मैच्योरिटी है 3 साल का, कोई मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है। और RBI रिलीफ बॉन्ड का हेयर कट 2% है और डबल ए बॉन्ड का हेयर कट 4% है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये सब डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमसे पूछा क्या है कि हमें कोलेट्रल सिक्योरिटी का एडजस्टेड वैल्यू बताना है रिस्क मिटिगेशन के लिए, समझ रहे बात को। तो आइए, तो इस केस में हमारा जो वेटेज है कोलेट्रल का वो कितना है, 20% है RBI बॉन्ड के रिलीफ बॉन्ड के लिए, और 30% है दोस्तों वो है हमारा किसके लिए, डबल ए रेटेड बॉन्ड के लिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, अभी ऊपर ही देख लिया था हम लोगों ने। तो दोस्तों 20% का 2% निकालिए, 30 का 4% निकालिए, तो आपको मिल जाएगा 1.60।
जो हमारा हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल होता है उसका फॉर्मूला होता है C टाइम्स 1 माइनस 1.6%। ये सब मैंने हेयर कट वाले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे एक बार जाके देख लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें C का वैल्यू मिल गया 49.20। तो जो हमारा एक्सपोजर एट रिस्क है, रिस्क मिटिगेशन के लिए, उसका जो वैल्यू मिलेगा वो 100 करोड़ माइनस 49.20 हो जाएगा, यानी 50.80 हो जाएगा। आइए हम लोग 13 नंबर केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा हेयर कट पे ही बेस्ड है, क्रेडिट रेट के मिटिगेशन के लिए। किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया गया है 300 करोड़ का, जो कि 3 साल में रिपे किया जाएगा। कॉर्पोरेट का रेटिंग है AAA, तो कंपनी ने 300 करोड़ कोलेट्रल जो है बैंक बॉन्ड के फॉर्म में प्रोवाइड किया है, जिसका रेजिडुअल मैच्योरिटी है 3 साल का। हेयर कट दे रखा है 6% का। RBI का गाइडलाइन है कि AAA का रिस्क वेट 20% लेना है और हेयर कट फॉर एक्सपोजर 0 लेना है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कोलेट्रल का वैल्यू पूछा गया है हेयर कट के बाद। तो सिंपल सी बात है, 300 का आप 6% निकाले यानी 18 करोड़, और 300 में से 18 करोड़ घटा दीजिए यानी 282 करोड़ आपका आंसर होगा। अब पूछा गया है दोस्तों कि जो हमारा नेट एक्सपोजर का वैल्यू होगा हेयर कट के बाद कितना होगा। तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, मैक्सिमम करंट वैल्यू ऑफ एक्सपोजर टाइम्स 1 प्लस हेयर कट ऑफ एक्सपोजर। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस पर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18 करोड़। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर केस स्टडी जो है, इसमें हमसे ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल चार्ज का कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो इसके पैसे पहले कि मैं आपको इसमें आपको पता ही होगा कि 3 तरह से हम लोग ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। पहला है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो 3 साल का ग्रॉस इनकम है उसका 15%, एवरेज ग्रॉस इनकम का 15% लेते हैं। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है कि बैंक का बिजनेस एक्टिविटीज़ को 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड करते हैं। और AMA में क्या होता है, वो हमारा एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है। देखिए ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला, ये सब कुछ फॉर्मूले जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इसको नोट करते जाइए, ठीक है। और यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको मेरा WhatsApp नंबर मिलेगा, जिस पे आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो PDF है वो पेड है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस कंटीजेंसी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और भी कुछ टर्म्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। बैंक का 3 साल का इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, नेट प्रॉफिट, प्रोविजन, स्टाफ एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कैपिटल चार्ज बताओ ऑपरेशनल रिस्क का फर्स्ट ईयर रिजल्ट एलोन के बेसिस पे। तो देखिए कैपिटल चार्ज का फॉर्मूला होता है ग्रॉस इनकम का 15%। ग्रॉस इनकम कितना है हमारा, तो ग्रॉस इनकम जो है वो है हमारा 800। अब आप पूछिएगा 800 कैसे आया, तो नीचे देखिए समझाता हूँ। 800 के लिए निकालने के लिए आपको NP प्लस प्रोविजन प्लस स्टाफ एक्सपेंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस सभी को जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ के मिलेगा आपको 800। यही 800 का आप लोगों ने 15% निकाला, जो कि मिल गया 120 करोड़। तो जो ऑपरेशनल रिस्क वेट एसेट है वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वंस द बैंक हैज़ कैलकुलेटेड कैपिटल चार्ज, तो आपने कैपिटल चार्ज निकाल लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 12.5 से, और तब रिस्क वेट एसेट पे आपको मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1500 करोड़, ठीक है। यही हमारा रिस्क वेट है। अब आपसे पूछा गया है कि आप सेकेंड ईयर के रिजल्ट को यूज़ कीजिए और फिर से कैपिटल चार्ज बताइए और फिर से हमें रिस्क वेट बताइए, रिस्क वेट एसेट बताइए। तो फिर से ग्रॉस इनकम पहले निकालेंगे, तो ग्रॉस इनकम मिल जाएगा हमें कितना बताइए, 1000, ठीक है, 1000, और उसका 15% निकालेंगे तो मिल जाएगा 150। समझ रहे बात को, तो ये 150 करोड़ हमारा कैपिटल चार्ज आ गया। और जो ऑपरेशनल रिस्क वेट एसेट होता है वो फिर से 12.5 निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दिया ही गया है। 12.5 किसका, 150 का, तो आपको 1875। अब थर्ड ईयर की भी निकालिए तो सेम चीज़ है, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों का आप लोगों ने कैपिटल चार्ज भी निकाल लिया और रिस्क वेट एसेट भी निकाल लिया। अब चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा ये गया है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे ऑपरेशनल रिस्क का अमाउंट बताइए, ठीक है, एज पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिएगा कि एवरेज ग्रॉस इनकम निकालिएगा तीनों साल का और उसको 15% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले साल का ग्रॉस इनकम है 800, दूसरे साल का ग्रॉस इनकम है हमारा कितना, दूसरे साल का ग्रॉस इनकम है 1000, और तीसरे साल का ग्रॉस इनकम है 1190। तो ये हमारा टोटल ग्रॉस इनकम हो गया, यानी 2990। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसका 15% निकालेंगे तो कैपिटल चार्ज निकल जाएगा। और जो कैपिटल चार्ज निकला उससे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क वेट एसेट भी निकाल सकते हैं 12.5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है दोस्तों। अब एक केस स्टडी है हमारा एडवांस मेजरमेंट अप्रोच का। तो उसमें फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जो होता है वो उसके अंदर आता है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस टाइम्स एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल इम्पैक्ट टाइम्स 1 माइनस एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और होल का अंडर रूट, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। 2 है हमारा, यदि 2 आता है तो लो रिस्क है, इसका वैल्यू यदि 2 आता है तो लो रिस्क है, 3 आता है तो मीडियम रिस्क है, और 5 आता है तो हाई रिस्क है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क के मेजरमेंट का। तो 3 तरीका था, BIA, और दूसरा जो हमारा था वो था हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच,
ठीक है, और हम लोग AMA, तो अभी हम लोग AMA को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 2 दिया हुआ है यानी मीडियम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट 4 दिया हुआ है यानी वेरी हाई है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 50% दिया हुआ है। तो आप उसको फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 2 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क का वैल्यू मिला 2, ये लो है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम डायरेक्टली 2017 में पूछा गया था। ऑकरेंस दे रखा है 6, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट दे रखा है 8, इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट दे रखा है 40। तो याद रखिएगा इंटरनल कंट्रोल का जो इम्पैक्ट है उसमें से 1 आप घटाइएगा जरूर। ठीक है, तो इसको जो आप अंडर रूट निकालिएगा तो मिलेगा 5.37 और ये वेरी हाई रिस्क है। समझ रहे बात को? चलिए, तो ये सब है, इस तरह से आप लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब जो स्टैंडर्डाइज अप्रोच है उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला जो सेशन आएगा में हमारा, उसमें हम लोग ऑपरेशनल रिस्क का स्टैंडर्डाइज अप्रोच को डिस्कस करेंगे। बीटा फैक्टर का कंसेप्ट का वहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, ऑपरेशनल रिस्क को निकालने का 3 तरीका है। BIA हम लोगों ने देख लिया, BIA में हम लोग एवरेज ग्रॉस इनकम का यूज करते हैं, उसी के बेसिस पे कैपिटल चार्ज निकालते हैं और कैपिटल चार्ज के बेसिस पे रिस्क बेस्ड एसेट को निकालते हैं। हम लोगों ने एडवांस मेजरमेंट अप्रोच को देख लिया, उसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं आपके सामने है। और ये तीसरा मेथड है जिसमें मैंने बताया था कि आपको जो हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच है जिसमें बैंक बिजनेस एक्टिविटीज़ को 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड करते हैं, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट हो या आपको CIB का एग्जामिनेशन अगले 3 महीने की रणनीति जानना हो, स्ट्रेटेजी जानना हो, कैसे आप लोग इसे तरीके से करें, तो आप लोग मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया है। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो वो पेड PDF है, आप मुझे नीचे WhatsApp पे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।